अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 11 मई 2025। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलती हुई कशीदगी फिल वक्त रुकी है। मैं ये फिल वक्त का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? क्या ये वक्ती सीज़ फायर है या फिर ये मुस्तकिल सीज़ फायर है? इससे मुतालिक तो हम बात करेंगे, लेकिन इस जंग के 5 हम कह सकते हैं कि टेक अवेज़ हैं। हम उनसे मुतालिक भी बात करेंगे ब्रीफली, और फिर ये कि जहाँ ये सब चल रहा है वहाँ अमेरिका ने एक सरप्राइज़ दिया है, लेकिन भारत अपनी जगह पर हठधर्मी दिखा रहा है। उन्होंने ऑपरेशन जारी रखने से मुतालिक अपने मीडिया और अपने लोगों को अपडेट किया है और किसी भी किस्म की अफ़वाहों को यकीन करने से, किसी भी किस्म की अफ़वाहों पर अपने लोगों को मना किया है। उसके अलावा जहाँ पाकिस्तान के बाहर ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान ख़ारिजी महाज़ पर बहुत कुछ जो है वो बैरूनी महाज़ पर बहुत कुछ लड़ रहा है, सीख रहा है, वहीं पर अंदरूनी महाज़ एक मर्तबा फिर खुलने को है। आइंदा हफ्ता इस ज़िम्न में अहम हो सकता है, हम उससे मुतालिक तो बात करेंगे, लेकिन हम हुकूमत के हवाले से भी थोड़ी-सी बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले ये कि आप, मैं, हम सब, क्योंकि जब किसी मुल्क कोई मुल्क आपके ऊपर हमलावर हो जाए, तो आपके मुल्क की 25 करोड़ अवाम उससे मुतासिर होती है। और मैंने इससे पहले, मतलब क्योंकि एक तो सहाफ़ती करियर और फिर अपनी जो ज़िंदगी इस मुल्क में जो ये 26-27 साल गुज़रे, इसमें मैंने कभी ये नहीं देखा, दहशतगर्दी हमने देखी, कोविड के टाइम हमने देखे, सब कुछ देखा, लेकिन ये नहीं देखा था जंग। और हमने सुना था अपने बड़ों से कि जब जंग होती है तो किस तरह के हालात होते हैं। यानी हमारे वालिदैन बताते हैं, जब यहाँ इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, मिसाइल जो है वो गिरने का, जब इससे पहले जो है वो उजरी कैंप का मामला हुआ था, फिर उसके बाद हम सुनते हैं हमारा बचपन था, लाल मस्जिद का मामला हुआ। ये सारी बातें हम सुनते हैं और फिर हमने अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में देखा दहशतगर्दी, मुल्क में बहुत सख्त लहर थी। एपीएस का वाक़या हुआ तो वो कॉलेज के दौर थे और मुझे याद है आज भी कि एक एक खौफ था। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप इस किस्म का वक़्त गुज़ार लेते हैं तो आपकी कौम रेज़िलिएंट हो जाती है। तो ये जो जंग है, इसके जो टेक अवेज़ पर हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उन पर जाने से कबल एक सीधा-सी बात ये है और ख़बर ये है कि ये जो सीज़ फायर है, ये कोई परमानेंट सीज़ फायर नहीं है। ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट की थी, अमेरिकी सदर ने, उस ट्वीट के अंदर उनकी जो लैंग्वेज थी, जब भी हम लोग क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी के दौर में जब आपका मुल्क किसी किस्म की जंग का उसको सामना हो, किसी भी किस्म की बैरूनी जो है वो हमलावर होने के किसी दुश्मन का सामना हो, तो फिर आपको चीज़ें समझना होती हैं। सबसे मेन चीज़ जो हमें समझनी है और जाननी है वो ये है कि सीज़ फायर का मतलब वक़्ती तौर पर जंगबंदी भी होता है और मुस्तकिल जंगबंदी भी होता है, लेकिन जिस तरह से भारत एक्ट कर रहा है वो इज़राइली तर्ज पर चल रहा है। और इज़राइल ने जो फ़लस्तीन के अंदर किया, कई मर्तबा सीज़ फायर हुआ, कई मर्तबा जो है वो जंगबंदी हुई, लेकिन हमने देखा कि इज़राइल हर मर्तबा उस जंगबंदी के बाद पिछली मर्तबा से ज़्यादा ताकत से हमलावर हुआ। तो उसको रोकना होता है। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने बहुत मेहनत, बहुत कोशिश की और बहुत जानों की कुर्बानियाँ दी, और हम आज भी उसके शायद कहीं करीब भी नहीं पहुँच सकते, और खुदा करे कि उस किस्म के हालात यहाँ ना आए, और इनफैक्ट वहाँ पर भी जो हो रहा है उस पर अमन आए। लेकिन भारत चल रहा है इज़राइली तर्ज से। और अब जो इस तमाम तर जंग के अंदर हुआ, वो बेसिकली क्या है? ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट किया, आज उन्होंने दोबारा अपने एक सोशल अकाउंट से ट्वीट किया, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो भारत और पाकिस्तान की मज़बूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने ये ताकत, दानिशमंदी और हौसला दिखाया कि मुकम्मल तौर पर समझ सकें कि ये वक़्त है कि मौजूदा जारहियत को ख़त्म किया जाए। यानी दोनों ममालिक ने ये रियलाइज़ किया कि वो अपनी जंग को ख़त्म करे, जो कि बहुत सी जानों के ज़िया, ट्रंप कहते हैं कि जो कि बहुत सी जानों के ज़िया और तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों मासूम और नेक लोग मर सकते थे अगर पाकिस्तान और भारत ना रुकते। उसके बाद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को मुखातिब करके कि आपके बहादुराना इक़दामात की बदौलत आपकी क़यादत का वक़ार मज़ीद बढ़ गया है, और मुझे फ़ख्र है कि अमेरिका इस तारीख़ी और जुर्रतमंदाना फ़ैसले में आपकी मदद कर सका। अगरचे इस पर कोई बात नहीं हुई, मगर मैं दोनों अज़ीम ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत में नुमायाँ इज़ाफ़ा करने का इरादा रखता हूँ। मज़ीद ये कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर काम करूँगा ताकि देखा जा सके कि आया 1000 साल बाद कश्मीर के मसले का कोई हल निकल सकता है। खुदा भारत और पाकिस्तान की क़यादत को सलाम रखे, शानदार काम पर बहुत मुबारक। अब ये ट्वीट गुज़िश्ता रोज़ का जो ट्वीट आया और जो आज का आया, जब हम किसी भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई होती है उसको देखना होता है। गुज़िश्ता रोज़ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया तो उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि पाकिस्तान और भारत फ़ौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर रज़ामंद हुए हैं। उसमें कहीं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं था कि फ़ौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी पर रज़ामंद हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि भारत का जो ये क्लेम है, जो वो सोर्सेज़ से ये कह रहे हैं कि 12 मई तक ये सीज़ फायर है,
وہ کہیں نہ کہیں درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سیز فائر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو سیز فائر انلمیٹڈ بھی نہیں ہوتا، آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی پرسکرپشن دینی ہوتی ہے، یا تو آپ لکھ دیتے کہ ٹیمپرری سیز فائر ہے، اب پاکستان اور بھارت کبھی بھی آپس میں گتھم گتھا نہیں ہوں گے، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی فورسز موجود نہیں ہیں، چاہے وہ ہماری آفیشیل فورسز نہیں ہوں، یا پاکستان کے باہر سے بھی اگر بھارت کے اندر کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی دہشت گردی کی بھی کوئی وہاں پر واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں بھارت ہمارے اوپر پہلگام کی طرح حملہ آور نہیں ہو جائے گا، ایسی کوئی شرط جو ہے وہ سیز فائر کے لیے نہیں تھی۔ اب ٹرمپ کا یہ پیغام آ گیا، یہ سیز فائر پرماننٹ نہیں ہے، تو کیا جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کے میرے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے ذہنوں میں اس لیے ہے کیونکہ جنگ اس مرتبہ ہم نے دیکھی کہ جب دو نیوکلیر سٹیٹس آپس میں نیک ٹو نیک ہوتی ہیں تو 25 کروڑ عوام اس بات پر پریشان بھی ہوتی ہے، متاثر بھی ہوتی ہے۔ ایک سائیکلوجیکلی آپ دیکھیں کہ سائیکلوجیکل وارفیئر میں ٹھیک ہے کہ پاکستان لیڈ کر رہا تھا، ہم میمز بنا رہے تھے، ہم ہیومرس تھے، ایٹ دا سیم ٹائم ہم خوفزدہ بھی ہیں۔ ایک ہر نارمل بندہ خوفزدہ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، کیونکہ جتنا آپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ بات موت کے ڈر کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں، اور آپ وہ غیر محفوظ کتنے عرصے تک محسوس کرتے ہیں۔ امیجن فلسطینی، ہم کتنے دنوں سے یہ امیجن کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اسرائیل ان کے اوپر بہیمانہ قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، اور انڈیا نے اس قسم کی ایک کوشش کی، یعنی انہوں نے ڈرونز بھیج کر ہمارے اوپر سرویلنس کی، ان کو لا کر ٹارگیٹڈ جگہوں پر پھینکا، پھر اس کے بعد میزائل سے یعنی میزائل اٹیک کیے پاکستان کے اندر کوئی 13 مقامات پر، اور ان میزائل اٹیکس کے اندر بھی ظاہری بات ہے کہ ہم نے ریٹیلیشن ان دا اینڈ جا کے بہت برداشت کے بعد 4-5 دن کے بعد ہم نے ریاکٹ کیا۔ ریاکشن پہلے ہونا چاہیے تھا، پرومپٹ ہونا چاہیے تھا، اور جس چیز نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ثالثی کرائے، وہ چیز آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو میٹنگ ہے وہ بلانا۔ اس سے قبل جب 2019 میں پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پر نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول جو میٹنگ ہے وہ بلائی تھی، اور اس میٹنگ کے بلاتے ہی کچھ فیصلے کیے، بات چیت کی، اور بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایک تو ریٹیلیشن فوراً تھی، سوچنا نہیں پڑا۔ اس مرتبہ کی جو حکومت ہے انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون، آئی ایم ناٹ سیئنگ اباؤٹ دی اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ملٹری لیڈرشپ، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ کا جو بھی کردار ہمارے اندرونی معاملات میں، ہم اس کے اوپر میں نے گزشتہ روز بھی کہا تنقید کرتے ہیں، تنقید کریں گے، لیکن جب وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کو درست طریقے سے کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی آبجیکشن ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ان کا کام ہے دفاع وطن، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم ریزیلینٹ قوم ہے، بھارتیوں کی طرح غصے میں بھی ہو سکتے تھے، چھپ بھی سکتے تھے، ڈر بھی سکتے تھے، لیکن وہ والا کام نہیں ہے۔ اس قوم نے بہت کچھ دیکھا ہے، وہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے، مگر بہرحال اب جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جب اس کی پوری یعنی خاص طور پر مسلم لیگ نون کی، I'm not talking about پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی پوری سیاست ان کے اپنے دور میں بھی یہی رہی، اور ان کی آج بھی یہ ہے کہ کسی طرح سے بھارت کے ساتھ ثالثی رہے۔ اور میں یہ مسلم لیگ کی سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہی، ان کے وزراء کی، ان کی مین ٹائر یعنی جو دی فیملی، جو ان کے اوپر کنگ فیملی ہے، یعنی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف، ان سب کی ایک انڈیا کے ساتھ ایک کلوزنس ہے، اور وہ کلوزنس ریفلیکٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی اس قسم کی جو ہے وہ چیز آتی ہے۔ وہ ڈپلومیٹکلی چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کے اندر ایک انتہا پسند حکومت ہے، وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ ان کے میڈیا کا حال دیکھیں، وہ کل سے پاگل ہو پڑے کہ بھئی جنگ بند کیوں ہوئی، اور پھر آج کے دن میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں کہ جنگ بندی عارضی ہے۔ انڈین ایئر فورس IAF کی ایک ٹویٹ ہے آفیشیل ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا آپریشن سندور ہے، وہ ابھی بھی ان کا جو سندور ہے نا وہ اترا نہیں ہے، وہ ابھی بھی جاری ہے ان کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آفیشیل کنفرمیشن ہوگی وہ آفیشیلی دیں گے اس کے اوپر، کیونکہ ان کے ملک کے اندر کل سے آگ لگ گئی اس بات پہ بھائی کہ امریکہ کے کہنے پر آپ نے سیز فائر کیوں کر لیا۔ اب جو ٹیک اویز کی میں بات کری تھی، یعنی جو 5 چیزیں جو اس جنگ سے حاصل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے جاری رہنے یا ختم ہونے کے جو بھی دونوں صورتیں ہیں، ان میں جو پیچھے وجوہات ہیں، پہلی جو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہے، یہ ٹیکنالوجیز کی ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ کی جتنی ٹیکنالوجیز ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں، انکلوڈنگ دی رشین ٹیکنالوجی۔ انڈیا نے جو کچھ استعمال کیا، جتنے جو ہے وہ استعمال کیے، اسرائیلی ڈرونز استعمال کیے، S-400 استعمال کیا، یا رافیل جو ہے وہ یوز کیے، رافال یوز کیے، سب یعنی فرانس، رشیا، اسرائیل، تینوں کی ٹیکنالوجیز کا ایک طرح سے ان کویسچنیبل ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے جو ایگزیکٹ ٹارگٹ تھے وہ اچیو نہیں کر سکے، ایگزیکٹلی وہ سب حاصل نہیں کر سکے جتنی پرفیکشن ان کا دعویٰ کیا جاتا تھا۔ سیکنڈلی، پاکستان نے بدلے میں کیا یوز کیا؟
अमेरिकन F-16 भी थे, लेकिन हमने यूज़ नहीं किए क्योंकि हम एक अंडर ओथ है, हम उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। तो हमने इस्तेमाल की चाइना के साथ बनाई गई या हमारी जो अपने साख्ता मिसाइल, जो अभी रिसेंटली हमने फतह मिसाइल का एक जो है वो इफ्तिताह किया था, एंड देन उसके अलावा जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है जो हमने चाइना के साथ मिलके बनाई, हमारी जेएफ थंडर तैयारे वगैरह। अब जितनी भी हमने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, और दुनिया के अंदर आपको पता है कि अमेरिका को खतरा है चाइना से, और चाइना एक सुपर पावर के तौर पर इमर्जिंग सुपर पावर है, और अमेरिका को चाहे ये मसला वो कितना ही जो है ना वो ट्रम्प ये पोस्ट करने की कोशिश करे कि वो बहुत पीस मेकर हैं। जो पहला टेक अवे इस जंग से वो यही है कि टेक्नोलॉजीज़ का मसला था। जब अमेरिका को ये रियलाइज़ हुआ कि चाइना की टेक्नोलॉजी कामयाब हो रही है और ये दुनिया के अंदर बात होने लगी है इंटरनेशनल सतह पर कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने मात दे दी है वेस्ट की टेक्नोलॉजी को, वहाँ से आके सीज़ फायर के लिए कूदना पड़ा। दूसरा, पाकिस्तान और भारत के साथ अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो दोनों मुल्कों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फर्दर इनके दरमियान में कोई भी एस्केलेशन नहीं हो, कोई मजीद तनाव ना बढ़े। दूसरी चीज जो इस जंग के अंदर हुई वो ये थी कि दोनों साइड पे, यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी एक तरह का एक्सट्रीमिज्म इस वक्त है। हम माने ना माने, हमें बुरी लगे, सख्त बात है, लेकिन है। उस एक्सट्रीमिज्म की वजह से दोनों तरफ को, वो राहत अंदूरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जब भी सरहदों पर तनाव होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है, विच इज ट्रू। कि आप ये देखें कि दोनों तरफ सर्वाइवल की जंग है। मैं इससे ज्यादा कोई लफ्ज नहीं कहूंगी क्योंकि वो सख्त बातें हैं। तीसरी जो चीज है इस जंग के अंदर वो ये है कि जो वो डिवाइड था ना, एक पॉजिटिव चीज आप कह सकते हैं कि हमारी कौम बिल्कुल डिवाइडेड है आपस में अभी भी। इनफैक्ट हमारे मीडिया हाउसेस के अंदर कुछ इतने बीमार दिमाग बैठे होते हैं कि इस वक्त भी उनको तफरीक नजर आती है कि ये जो है वो पीटीआई का सपोर्टर है तो ये पीएमएलएन का सपोर्टर है, जबकि पिछले 5 दिनों में या पिछले 2 हफ्तों में जब से पहलगाम का वाकया हुआ, जब से एक दुश्मन हमारे ऊपर हमला आवर है, ये वाली चीज कम से कम गवर्नमेंट की सतह पर भी डिस्कस नहीं हो रही। तो आप कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले? बहरहाल कौम जुड़ी, और एक तासर ये मिला कि जब कोई बैरूनी ताकत जो है वो हमला आवर होगी तो हमारे दरमियान में कोई डिवीजन नहीं है। फिर चौथा जो इस जंग से हमने एक चीज अचीव की वो ये थी कि हमारे टीवी मीडिया की साख्त खत्म हो रही थी, कोई इसको देखता नहीं था। पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से ये मसला था कि टीवी जो है वो खत्म हो रहा है, और ये बाकायदा ये स्टडीज है, टीवी थोड़े अरसे में खत्म हो जाएगा। लेकिन मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर भी अपने अपने रोल से साबित किया कि अगर मीडिया जिम्मेदार होगा तो वो सताइश के काबिल भी होगा, लोग उस पर रिलाई भी करेंगे। पाकिस्तान में टीवी ऑडियंस जो है वो पिछले 5 दिनों में बढ़ी है। सोशल मीडिया के बजाय लोग टीवी स्विच करके देख रहे थे कि असल में क्या हो रहा है। और जो इंडिया की साइट है उन्होंने इतना झूठ फैलाया कि लोगों को वेरिफिकेशन के लिए फिर अखबारात और इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी सोर्सेज के ऊपर रिलाई करना पड़ा। तो टीवी की अहमियत जो है वो बेहतर हुई। और पांचवी और अहम चीज मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक डिवाइड था और एक तासुर ये बन गया था कि ये सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी जो लेफ्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, अगर वो सफर कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई सहाफ़ी हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात से हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, चाहे वो कोई बलूच राइट एक्टिविस्ट हैं, उन सबको शायद जो मौजूदा हमारी अफ़वाज हैं उनसे कोई मसला है। ये तासुर ज़ाइल हुआ क्योंकि ये तासुर बना, मसला अफ़वाज नहीं है, मसला किसी भी किस्म के ऐसे इदारे की जिसका काम दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत नहीं है, मसला वो है। तो वो जो एक हम अरसे से कहते हैं कि ये नज़रियात का मसला है या आइडियोलॉजिकल जंग है, आपको हार्ड स्टेट बनना है तो आप अपने हर इदारे को उसकी लिमिट में रखें, ये वो जंग थी और ये पांचवी एक टेक अवे थी। बहरहाल अभी तक की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया थोड़ा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक कर रहे हैं? कल तक का दिन कहा जा रहा है, 12 तक का सीज फायर। लेट्स सी के क्या होता है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, दोनों जानिब से इकोनॉमीज को भी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर ये भी तासुर और ये भी डिस्कशन में आ रहा है कि क्या दोनों जो है वो जो अमरीकी सालसी की कोशिश है उसके ऊपर मिल बैठकर अमेरिका के साथ बात शुरू करेंगे। पहली मर्तबा मसला कश्मीर डिस्कस होगा। क्या पाकिस्तान और भारत संजीदगी से मसला कश्मीर को हल करना भी चाहते हैं? क्या दोनों अपनी तरफ से 70% डिफेंस स्पेंडिंग्स को कम करने पर रजामंद हैं? इसका जवाब आप खुद समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि कश्मीर के मसले को कौन और कैसे और क्यों हल होने नहीं देना चाहता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई खारजी महाज, और थोड़ा सा हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी कि हम आज तफसील से बात करेंगे, तो हमने की। इंटरनली ये चल रहा है, आखिरी 1 मिनट में सब कवर करूंगी। दोबारा से हमारी अदालतें एक्टिव हैं, आइंदा हफ्ता दिलचस्प हो सकता है, जहां से एक तरफ भारत वाला मसला है, वहीं पर 9 मई जैसा मुकदमा
आइंदा हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है, जहां मुल्क जो है वो इस वक्त इस तरह से क्रम्बल्ड है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे वज़ीर आज़म साहब के सामने गालिबन उनकी तकरीर थी, और वो जिस तरह से तकरीर कर रहे थे उसके बाद एक नई बहस जनरेट हुई कि ये क्या था, पाकिस्तान को थोड़ा सा हाई मोरल ग्राउंड पे खेलना चाहिए था। बहरहाल जो भी हुआ, आज मुल्क भर में योम तशक्कुर मनाए जा रहे हैं, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। आवाम को कूल डाउन भी करना है, वरना साइकोलॉजिकली हम इतने जो है वो कुछ दिनों में इफेक्ट हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को उस खौफ से नहीं निकाल पाते। जो भी है, ये बात सच है, हम रिजिलियंट जरूर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म या जो एक लंबे अरसे की चलती हुई जंग है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, इसका सवाल का जवाब आपको मालूम है। लेकिन इस सब के दौरान भी हमारी अदालतें एक्टिव होना चाह रही हो। जो मौजूदा निज़ाम है उसको अभी भी इंटरनली इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि उनको कहीं खतरा तो नहीं हो गया, तो वो मखसूस नशिस्तें हासिल करके फर्दर जो है ना वो तरमीम करने में इंटरेस्टिंग है। 27वीं तरमीम अवेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इल्तवा नहीं दिया, इतनी इमरजेंसी की सूरत हाल में भी आइंदा हफ्ते उस केस को मुकर्रर किया। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 साल बाद नूर मुकद्दम केस के जो मुजरिम हैं, जिनको सजा हुई हुई है, डबल सजा, उनको जो है वो उनकी सजा के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं ज़ाहिर जाफर की। और लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच क्या करेगा। जस्टिस हाशिम काकड़ की बेंच में आइंदा हफ्ते 9 मई समेत जो नूर मुकद्दम का केस है और दीगर मुकदमात भी मुकर्रर हैं। तो हमारी अदालतें दोबारा से प्ले में आने लगी हैं वीक शुरू होते ही। लेकिन हमें दुआ करनी है कि खारजी सतह पर जो भी हो वो आपके, मेरे लिए, हर एक के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हाल में है और हमारे सोशली हालात हैं, हम रेजिलियंट ज़रूर हैं, लेकिन हमें फैक्ट्स को भी देखना है, और उन फैक्ट्स के साथ हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें दुआ करनी है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।